नमस्कार साथियों, मैं श्यामा मिश्रा और मैं अपने चैनल स्टडी टॉपर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कल हम लोगों ने स्मृति को पढ़ा था और स्मृति के टॉपिक पे हम लोगों ने स्मृति का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, स्मृति के निर्धारण के जो 4 तत्व होते हैं जिनसे मिलकर के स्मृति का निर्माण हुआ है वो, और स्मृति के प्रकार, इतना कल हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था। आज के वीडियो में स्मृति की विशेषताएं कौन सी हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो स्मृति को प्रभावित करते हैं, और स्मृति के कुछ महत्वपूर्ण नियम जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कि किस नियम के अनुसार स्मृति चलती है। तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, स्मृति की विशेषताएं देखते हैं हम लोग। तो पहली विशेषता है शीघ्र अधिगम। क्या है? शीघ्र अधिगम, है ना। अगर हमारी मेमोरी जो है वो अच्छी है या अच्छी स्मृति के कारण ही हम चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं, है ना। अच्छी मेमोरी के कारण ही हम चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी अधिगम कर लेते हैं। अगला है इसकी विशेषता शीघ्र धारण। अगर हमारी स्मृति अच्छी है तो सीखे गए ज्ञान को हम जल्दी धारण कर लेते हैं। ठीक। अगला है शीघ्र स्मरण, और इसमें भी वही है कि अगर स्मृति अच्छी है, हमारी मेमोरी अच्छी है, तो जो भी हमने धारण किया है उसको हम दोबारा जल्दी से स्मरण कर सकते हैं, दोबारा उसको रिकॉल कर सकते हैं, है ना। जो भी हमारे मस्तिष्क में है, समय आने पर हम उसको रिकॉल करके, पुनः स्मरण करके उसको वापस ला सकते हैं, तो जल्दी स्मरण हो जाता है। अगला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा है अनावश्यक बातों को भूलना। मेमोरी का एक अच्छी स्मृति की जो विशेषता है वो ये है, क्योंकि हम अपने वातावरण में बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ों के संपर्क में आते हैं उतना ज़्यादा कंजेशन हमारे दिमाग में हो जाता है, और उस कंजेशन की वजह से हम महत्वपूर्ण तथ्यों को भूल जाते हैं। तो उसके लिए करें क्या? तो जो अच्छी मेमोरी की विशेषता है वो ये है कि अनावश्यक बातों को, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं हैं, या अनावश्यक को हम लोग कहते हैं व्यर्थ की बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है आपके वर्तमान से या आपके भविष्य से, ऐसी बातों को भूल जाना चाहिए, यानी विस्मृत कर देना चाहिए ऐसी चीज़ों को। जब कंजेशन दिमाग का कम होगा तो स्मृति अच्छी होगी। आप किसी भी घटना को या किसी भी वस्तु को दोबारा रिकॉल कर सकते हो। अगर दिमाग में ज़्यादा कंजेशन होगा, ज़्यादा अनावश्यक बातें होंगी, तो आपका जो पुनः स्मरण है वो सही से कार्य नहीं करेगा और स्मृति जो है वो प्रभावित हो जाएगी। तो जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? आवश्यक तथ्यों को या व्यर्थ की बातों को आपको अपने दिमाग से रिमूव करना है। अगला है पांचवा, स्पष्ट पहचान। अब देखिए कि जो, जैसे मान लीजिए जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आएंगे या परीक्षा का प्रारूप कैसा है, इस चीज़ के विषय में आपको सही ज्ञान होना चाहिए। उससे रिलेटेड वही बुक से हम पढ़ें, वही लेक्चर हम देखें, उसी पे हम अपना सेल्फ अध्ययन करें, या कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम वही चीज़ें पढ़ें जो हमें हमारे टारगेट की तरफ ले जाती हैं, जो हमें हमारी सफलता की ओर ले जाएंगी। अगर हम अनावश्यक चीज़ों को पढ़ेंगे, स्टोर करेंगे, तो वो हमारे लिए घातक हो जाएंगी, है ना। तो वही है कि स्पष्ट पहचान आपको, अब जैसे मान लीजिए एक बच्चा जब परीक्षा हॉल में बैठता है, स्पष्ट पहचान का एक और सेंस है कि जब बच्चा परीक्षा हॉल में बैठता है, कोई प्रश्न देखता है और प्रश्न देखने के बाद क्या करता है, उसके दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें स्टोर हैं। भाई ज़रूरी नहीं कि हम पढ़ाई से रिलेटेड ही इस चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, बाकी हम दैनिक जीवन से रिलेटेड, व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड भी चीज़ें तो हमारे दिमाग में स्टोर होती हैं। अब क्या होता है, प्रश्न को देख करके प्रश्न के उत्तर को रिकॉल करके बुलाना, पुनः स्मरण करके बुलाना कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, वो क्या होता है, स्पष्ट पहचान होती है। इतनी सारी स्मृतियों में से, इतने सारे तथ्यों में से, इतने सारे विषयों में से एक किसी पर्टिकुलर तथ्य को बुलाना क्या होता है, स्पष्ट पहचान होती है। तो हमें अपने टारगेट का की स्पष्ट पहचान होना चाहिए। अगर स्पष्ट पहचान नहीं होगी तो अनावश्यक चीज़ें इकट्ठा करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, स्मृति वीक हो जाएगी। तो अच्छी स्मृति की जो विशेषता है, अनावश्यक बातों को भूलना है और स्पष्ट पहचान करना है आपको अपने टारगेट की। देखिए, तो स्मृति की ये जो 5 हमने विशेषताएं बताई हैं, पहला शीघ्र अधिगम। अगर आपकी स्मृति अच्छी है तो आप चीज़ों को जल्दी
सीख लेंगे, स्थायी सीख लेंगे और उसको स्थायी धारण भी कर लेंगे। धारण की देखो एक कंडीशन होती है कि हम जितनी बार चीज़ों की पुनरावृत्ति करेंगे, जितना ज़्यादा उसका अभ्यास करेंगे, उतना ही ज़्यादा धारण की जो क्षमता है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो धारण कर सकते हैं। और तीसरा है पुनः स्मरण कर सकते हैं, शीघ्र स्मरण, यानी जितना ज़्यादा हमारे दिमाग में चीज़ें जितने ज़्यादा समय तक धारण रहेंगी उतनी जल्दी हम उन चीज़ों को अब दोबारा रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा बुला सकते हैं। अगला है अनावश्यक बातों को हटाना और स्पष्ट पहचान करना कि इस विषय से जो भी आपके सामने समस्या आई है उससे संबंधित कौन सी बात या कौन सा तथ्य जो है उस पर सटीक रहेगा, उस चीज़ को रिकॉल करके बुलाना स्पष्ट पहचान होती है। स्मृति के नियम क्या है? अगला पॉइंट, स्मृति के नियम। स्मृति किन किन नियमों पर आधारित है, कैसे कार्य करती है? तो इस सबसे पहले जान लेते हैं कि स्मृति जो है वो विचार सहचर्य नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? विचार सहचर्य नियम पर आधारित है। अब देखिए विचार सहचर्य नियम क्या होता है या विचार सहचर्य क्या होता है? सहचर्य माने क्या होता है? आपसी संबंध। क्या होता है सहचर्य माने? सहचर्य माने होता है आपसी संबंध, यानी जहां दो विचार आपस में परस्पर संबंधित हों। स्मृति जो है वो विचार सहचर्य नियम पर चलती है, विचार संबंध नियम पर चलती है। विचार संबंध नियम क्या होता है? जहाँ दो विचार साथ साथ चलते हैं, यानी विचारों को कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है। जब हम किसी विचार को कनेक्ट करते हैं या किसी वस्तु को वस्तु से कनेक्ट करते हैं, किसी घटना को घटना से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम एक घटना को दूसरी घटना से कनेक्ट करते हैं तो दूसरी घटना का जो प्रतीक या चिन्ह होता है वो हमारे मस्तिष्क में छप जाता है, छाप छोड़ देता है। उसी को तो स्मृति कहते हैं, है ना। तो विचार सहचर्य नियम जो है कि विचारों को जोड़ करके, विचारों को जोड़ करके चीज़ों को क्या करना? सीखना या स्मृति करना। ठीक है, सीखना या स्मृति करना क्या होता है? विचार सहचर्य नियम होता है। अच्छा, विचार सहचर्य नियम जो है वो दो प्रकार से कार्य करता है, या विचार सहचर्य जो नियम है उसमें दो प्रकार के नियम आते हैं। पहला नियम है मुख्य नियम और दूसरा विचार सहचर्य के गौण नियम है। अच्छा, विचार सहचर्य एक चीज़ होती है, जैसे हम लोग, आपने नाम सुना होगा कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, नवीन ज्ञान से जोड़ना, यानी यहाँ दो विचारों को आपस में जोड़ा जा रहा है, पहले के विचारों को और वर्तमान के विचारों को। तो ये कौन से नियम के आधार पर जोड़ा जाता है? तो विचार सहचर्य नियम के आधार पर जोड़ा जाता है। दो विचारों को आपस में संबंधित करके चीज़ों को सीखा जाता है और उन्हें अपनी स्मृति में धारण किया जाता है। तो विचार सहचर्य नियम जो है उसके अंतर्गत दो प्रकार के नियम आते हैं, मुख्य नियम और गौण नियम आते हैं। मुख्य 3 नियम हैं इसके, विचार सहचर्य नियम के मुख्य 3 नियम हैं। पहला है समानता का नियम। क्या है? समानता का नियम। दूसरा है असमानता का नियम और तीसरा है सानिध्य या सहचारिता का नियम। तीसरा कौन सा है? सानिध्य या सहचारिता का नियम। अब देखिए ये कार्य कैसे करते हैं। तो जो समानता का नियम है वो यह कहता है कि जब दो वस्तु या दो घटनाएं समान हों, दो वस्तु, दो घटनाएं, दो विचार, दो व्यक्ति समान हों, ठीक है, तो हम उनकी स्मृति जल्दी कर लेते हैं, यानी एक सी हो। जैसे उदाहरण दे रहे हैं आपको, जैसे अगर आपके सामने कोई कहे कि लाल किला, कि यार हमें लाल किला देखने जाना है, लाल किला देखने जाना है, तो उसने भी लाल किला ही कहा है, लेकिन दो समान, भाई लाल किला दो है ना, एक दिल्ली में एक आगरा में। उसने भी प्लेस का नाम नहीं लिया है कि मुझे आगरा जाना है या दिल्ली जाना है, उसने सिर्फ इतना कहा कि हमें लाल किला देखने जाना है। तो यहाँ क्या है, लाल किला दो हैं और हम दोनों लाल किला, हमारे दिमाग में जो फीचर आया दोनों का आ गया कि हाँ, उसके बाद को हम तुरंत कहते हैं कि कौन वाला जाना है आपको। तो समानता का नियम इसी आधार पर चलता है, जहाँ दो व्यक्ति दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो वस्तुएं
दो विचार, दो तथ्य समान हूँ तो स्मृति जल्दी होती है। कैसे होती है? जल्दी होती है। ठीक है, जैसे आपने लाल किला का नाम आपके सामने रखा गया और आपके दिमाग में तुरंत उसने लाल किला सिर्फ बोला और आपके दोनों प्लेस के लाल किला के नाम आपके उसमें होगा कि हाँ एक तो आगरा में है, एक दिल्ली में है। तो ये क्या है? समानता का नियम है। समान वस्तुओं को हम जल्दी अपनी स्मृति में ले आते हैं। अगला है असमानता। या तो वस्तुएं समान हो, दो व्यक्ति, दो वस्तुएं, दो विचार, दो तथ्य समान हो तो समानता का नियम हो गया। और यदि दो व्यक्ति, दो वस्तुएं या दो विचार असमान हो तो वो क्या हो गया? असमानता का नियम हो गया। असमान वस्तुओं का या व्यक्तियों का या विचारों का या तथ्यों को भी हम बहुत जल्दी अपनी स्मृति में ले आते हैं। असमान, जिनकी हमसे समानता ना हो, उनको भी हम बहुत जल्दी, जैसे धीरू भाई अंबानी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत उनका नाम आ जाता है, जबकि हमारी उनकी समानता नहीं हो सकती। हम मिडिल क्लास हैं, वो हाई-फाई फैमिली हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम लेते ही, या हम अपने से और निम्न नीचे के लोगों की बात अगर हमारे सामने की जाती है तो तुरंत हमारे दिमाग में उनकी पिक्चर आ जाती है। तो ये क्या होता है? असमानता का नियम होता है। या तो हम चीज़ों को समान रूप से, दो वस्तुएं समान हो तो जल्दी रिकॉल कर लेंगे, जल्दी याद कर लेंगे, जल्दी स्मरण कर लेंगे, और या फिर वो दोनों आपस में असमान हों, असमान वस्तुओं को, उनको हम जल्दी स्मृति में ले आते हैं। तीसरा है सानिध्य या सहचारिता का नियम। सानिध्य या सहचारिता का नियम, जैसे कोई दो वस्तुएं या कोई दो व्यक्ति डेली एक साथ वर्क करते हैं, डेली साथ साथ रहते हैं, डेली एक साथ काम करते हैं, दो व्यक्ति हैं या दो वस्तुएं हैं या जो भी चीज़ें हैं, उनमें से एक वस्तु को देख करके, जैसे मान लीजिए दो लड़के हैं कोई, और दोनों लड़के एक साथ डेली विद्यालय जाते हैं, डेली किसी गली से निकलते हैं, तो एक दिन एक लड़का जाते हुए हम अगर देखते हैं तो तुरंत दूसरे की छवि हमारे दिमाग में आ जाती है। इसको क्या कहते हैं? सानिध्य या सहचारिता का नियम कहते हैं, कि एक की एब्सेंटी में भी दूसरे का आभास हो जाना क्या होता है? सानिध्य या सहचारिता का नियम कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग, पहले एक एग्जांपल देते हैं, जहाँ हम लोगों का स्टडी रूम होगा, उस जगह किताबें भी होंगी, कॉपियाँ भी होंगी और हमारे पेन पेंसिल सब कुछ होगा। अगर हम किसी छोटे बच्चे से कहते हैं, प्रायः हम वहीं रखते हैं, हमारी पूरी स्टेशनरी वहीं पर मिलेगी, और हम किसी छोटे बच्चे से कहते हैं कि जाओ मेरी अलमारी से ये एक बुक उठा लाओ, या जाओ मेरी अलमारी से एक कॉपी ले आओ, और कोई मुझे लिखने की आवश्यकता है, और वो बंदा जो है वो पूछ रहा है कि ये पेन आपका कहाँ रखा है, कॉपी पेन कहाँ रखा है। तो दोनों चीज़ें, या क्योंकि हम हर स्टेशनरी पढ़ने वाली एक जगह रखते तो हमें तुरंत रिकॉल हो जाता कि हाँ हमने ये वस्तु जो है वहाँ पर रखी है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन लागू होती है कि डेली अगर हम इस पर कार्य करते हैं, तो डेली हम दो समान या असमान वस्तुओं को एक जगह रखते हैं, तो एक को उठाने पर दूसरे का आभास हो जाता है। तो ये तीन नियम हैं। एक है समानता का नियम, अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या विचार जो हैं वो समान हैं तो हम चीज़ों को जल्दी स्मरण कर लेते हैं, जल्दी हमारे रिकॉल कर लेंगे, जल्दी धारण कर लेंगे। और अगर असमान हैं, ठीक है, दोनों विपरीत वस्तुएं हैं, तो भी वो हमारी स्मृति में जल्दी सेट हो जाती हैं। और तीसरा है सानिध्य या सहचारिता का नियम, अगर दो व्यक्ति जो हैं या दो वस्तुएं साथ साथ हमेशा रहती हैं और उनमें से एक की एब्सेंसी हो जाती है, एक एब्सेंट हो जाता है, तो दूसरे का तुरंत हमारे दिमाग में उसका भी आ जाता है कि हाँ जहाँ ये वस्तु रखी वहीं वो वस्तु होगी, जहाँ ये व्यक्ति जा रहा वहीं अरे आज इसके साथ वाला दूसरा नहीं आया। तो ये सानिध्य या सहचारिता का नियम है। ये तीन मुख्य नियम हैं। प्रश्न परीक्षा में आता है कि स्मृति के तीन मुख्य नियम कौन से हैं, तो ये, और स्मृति किस नियम के अनुसार कार्य करती है, तो विचार सहचर नियम के आधार पर काम करती है। इसके तीन मुख्य नियम कौन से हैं, तो समानता का नियम, असमानता का नियम और सानिध्य का नियम। ठीक है, अब गौड़ नियम की बात करते हैं। देखिए गौड़ नियम कितने हैं? 4 हैं। गौड़ नियम कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। पहला है प्राथमिकता का नियम। क्या बताया है? प्राथमिकता का नियम। जिन चीज़ों को हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, यानी जो हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक होती हैं,
या जिनमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उन्हीं को हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। और जिनको हम ज़्यादा प्राथमिकता मतलब क्या होता है, ज़्यादा प्रोत्साहन देना, ज़्यादा उस पर फोकस करना अपना। तो जिन चीज़ों पर हम अपना ज़्यादा फोकस करते हैं वो चीज़ें जल्दी हमारी स्मृति में सेट हो जाती हैं, ठीक है, उन चीज़ों को हम जल्दी धारण कर लेते हैं। तो प्राथमिकता का नियम ये कहता है जो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो चीज़ें बहुत आसानी से हमारे दिमाग में स्थिर हो जाती हैं। अगला है आसन काल का नियम। आसन काल मतलब क्या होता है, जहाँ एक विचार दूसरे विचार पर आसन्न हो। आसन्न मतलब क्या होता है, निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं, आसन काल का नियम। जैसे हमारी कोई आदत किसी दूसरी आदत पर डिपेंड करती हो, यहाँ आसन काल का नियम एक चीज़ और कहता है। जैसे हम लोगों को सुबह नहाने के बाद पूजा करने की आदत है, यानी हमारे ये दो नियम जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। क्या कि नहाने के तुरंत बाद हम भगवान की पूजा करते हैं, तो जैसे ही हम नहाने जाते हैं वैसे तुरंत दूसरा विचार हमारे मस्तिष्क में आ जाता है कि पूजा करना है। स्वतः आप पूजा से रिलेटेड जो भी तुम्हारे मंत्र हैं या जो भी है अपने आप बोलने लगते हो। तो ये क्या है, आसन काल का नियम होता है, जहाँ हम दो चीज़ों को आपस में बहुत जल्दी कनेक्ट कर देते हैं और उन पर इस नियम के थ्रू, सानिध्य सहचारिता के नियम के थ्रू आपस में उनको डेली दोहराते हैं। जैसे कुछ लोगों को सुबह उठने के बाद तुरंत जो है वो गर्म पानी की पीने की आदत है या तुरंत चाय पीने की आदत है, तो जैसे ही वो उठेंगे तो उनका एक क्रिया दूसरे क्रिया की ओर तुरंत इंगित करने लगती है। इसी तरीके एक विचार दूसरे पर आसन होता है या एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है। तो ये इसको क्या कहते हैं, आसन काल का नियम। अगला है आवृत्ति का नाम। आवृत्ति माने क्या होता है, बार बार किसी चीज़ को दोहराना। क्या होता है, दोहराना। जैसे मान लीजिए हमने कोई पाठ पढ़ा और उस पाठ का एक निश्चित समय में, कि जैसे आज बच्चे को हमने कोई पाठ याद कराया, क्वेश्चन आंसर को याद करा दिए, उसके बाद 2 दिन बाद फिर उसका रिवीजन करा दिया, उसके बाद 4 दिन बाद फिर, डेली तो नहीं करा पाएंगे, इतना ज़्यादा सिलेबस है। तो एक रूटीन है कि आज याद कराया तो 1 सप्ताह बाद फिर से उसका रिवीजन करा दिया, उसके बाद फिर 1 सप्ताह बाद रिवीजन। तो ये क्या होता है, आवृत्ति का नियम होता है, ठीक है। आवृत्ति के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो हमारी स्मृति में वो चीज़ जल्दी धारण हो जाती है। और कैसे धारण होती है, स्थिर हो जाती है। देखो स्थिर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए हो जाए, ज़िंदगी भर के लिए। उसके लिए क्या होता है कि जो हमने दीर्घकालिक उसमें बताया था कि कुछ ऐसी सुखद या दुखद घटनाएं होती हैं जो हमारे अंतर मन को झकझोर देती हैं या हमारे अंतर मन को प्रभावित कर देती हैं, वो तो हमारे जीवन भर चलती हैं, पूरे जीवन उन्हें धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि हर विचार को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को हम पूरे जीवन के लिए याद कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये हमारे इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। आगे हम बताएंगे, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें बताएंगे, ठीक है। तो आवृत्ति का नियम क्या कहता है कि समय समय पर अगर आप किसी चीज़ का दोबारा अभ्यास करते हैं एक फिक्स टाइम पर, तो वो चीज़ें हैं ज़्यादा देर तक स्मृति में रुकने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं। अगला है रुचि की तीव्रता का नियम। रुचि की तीव्रता का नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, जिस चीज़ में आपकी रुचि होगी, वो चीज़ आपकी स्मृति में जल्दी चली जाएगी, धारण भी हो जाएगी और आप उसको पुनः स्मरण भी कर पाओगे। तो ये 3 इनके मुख्य नियम हैं और 4 इनके गौण नियम है किसके, स्मृति के। चलिए आगे देखिए स्मृति को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो स्मृति को प्रभावित करते हैं। उनमें पहला जो कारक है वो है आपकी शारीरिक दशा। क्या होती है, शारीरिक दशा कहें या शारीरिक स्वास्थ्य कहें, क्योंकि अगर आपके शरीर में कोई समस्या है, अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई शॉर्ट टर्म बीमारी है आपके पास, तो ऐसी दशा में भी हम चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं या धारण नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, उसमें हम अपनी रुचि नहीं लगा पाते हैं। इसलिए हम चीज़ों को जिसके कारण हमारी जो स्मृति है वो प्रभावित होती है, हम चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, धारण नहीं कर पाते हैं। तो पहला है हमारी शारीरिक दशा, या जैसे हमें थकान का अनुभव होने लगता है या हमारे ऊपर वर्क प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, या कोई लंबी बीमारी है, या कोई ऐसी जो लंबी बीमारी नहीं है जिसको
या असाध्य बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ हमें डेली अनुभव ऐसा होता है कि हाँ हमें कोई छोटी मोटी जैसे फीवर है या कहीं पेन है, इस टाइप का कोई समस्या है, तो ये भी जो है वो हमारी स्मृति को प्रभावित करती है, क्योंकि हमारा पूरा जो कंसंट्रेट होता है वो हमारी समस्या पर लगा रहता है और हम चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उस चीज़ों को धारण नहीं कर पाते हैं। अगला है मानसिक स्वास्थ्य। वही कंडीशन मानसिक के साथ में है। अगर मानसिक रूप से हमें कोई समस्या है, जैसे हमारे मस्तिष्क में, हमारे सर में कोई चोट लग गई है या हमारे मस्तिष्क में कोई आघात हो गया है, आघात का मतलब जैसे अचानक से लोगों को नहीं, ब्रेन में कोई समस्या हो जाती है, या मानसिक कोई बीमारी हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी स्मृति जो है वो प्रभावित होती है। अगला है पाठ्य वस्तु की सार्थकता। पाठ्य वस्तु जो है, जिस भी पाठ्य वस्तु, जरूरी नहीं कि सिर्फ हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, हम दैनिक जीवन की बात कर रहे हैं। जो चीज़ें हम सीख रहे हैं या जो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, वो चीज़ें हमारे लिए सार्थक भी हैं या नहीं, यानी उनका हम कभी जीवन में आगे उपयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। या निरंतर, जैसे मान लीजिए हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उल्टा सीधा सब इधर पढ़ रहे हैं, उधर पढ़ रहे हैं, ये बुक्स वो किताब दुनिया का पढ़ रहे हैं, ये तो देख लो वो कि तुम्हारे लिए यूज़फुल होगी आगे या नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो पाठ्य वस्तु की सार्थकता जो है, अगर वो सार्थक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए आगे वो आपकी मदद कर सकती है, तब तो चलो ठीक है। तो पाठ्य वस्तु की जो सार्थकता है वो भी स्मृति को प्रभावित करती है। अगला है अभ्यास। और एक चीज़ सुनिए कि जैसे पढ़ने के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ों को अगर अपने दिमाग में भर लेंगे, तो जो मेन बिंदु होंगे, जो मुख्य पॉइंट होंगे, वो एग्ज़ाम के समय आप भूल जाएंगे, है ना। तो क्या है कि आप वो पढ़ें जो आपके लिए सार्थक हो, सफल हो, जिससे आपको सफलता मिले आगे, और उस चीज़ को अपने स्मृति में धारण करें। तो तीसरा कारक है पाठ्य वस्तु की सार्थकता। चौथा कारण है अभ्यास। क्या है? अभ्यास। देखो, स्मृति का सीधा एक सिस्टम है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, आपने कोई कौशल सीखा, मान लो आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने बाइक चलाना सीखा, या आपने टाइपिंग करना सीखा, कुछ भी सीखा, आपने कोई संगीत का इंस्ट्रूमेंट चलाना सीखा, लेकिन अगर आपने उस पर अभ्यास नहीं किया, इसी तरीके से आपने अपने शैक्षणिक विषयों में से उन एक दिन किसी टॉपिक को पढ़ लिया और आपने उस चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं की, उस पर आपने अभ्यास नहीं किया, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा दिन तक अपने दिमाग में धारण नहीं कर पाएंगे। अगला है समय अवधि। समय अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय अवधि से एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम जब होता है, जैसे तब तक बैठे रहेंगे जब तक एग्ज़ाम की तारीख नहीं आ जाएगी, और जब एग्ज़ाम की तारीख आएगी तो 3 दिन पहले तैयारी शुरू करेंगे। अब 3 दिन लगातार बिना खाए पिए, बिना नहाए धोए, उल्टे औंधे पड़े रहेंगे। 3 दिन लगातार पढ़ेंगे कि अब हम ऐसा करें, कोई वीडियो ना छोड़ें, कोई पूरा मॉडल पेपर समाप्त कर दें, सारी किताबें पढ़ डालें। अब पर एग्ज़ाम प्रेशर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है, तो समयावधि भी जो है वो स्मृति को प्रभावित करती है। देखिए, हमारी एक शारीरिक क्षमता है। जब आप 1 घंटे पढ़ने का नियम नहीं बना पा रहे हो, तो तुम लगातार 24 घंटे कैसे पढ़ोगे? या फिर आपका डेली का रूटीन वही हो कि तुम 6-6 घंटे डेली पढ़ रहे हो। जब तुम 6 घंटे डेली पढ़ नहीं रहे हो, कौ दिन में 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, तो परीक्षा के समय आप 12-12 घंटे, 24-24 घंटे अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, तो क्या मतलब है? तुम क्या सोच रहे हो कि ये तुम्हारी स्मृति में जा रहा है? नहीं, ये प्रभावित करेगा आपकी स्मृति को। आप परीक्षा में याद नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। बहुत से लोगों को देखा एकदम एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े हैं, मॉडल पेपर लिए खड़े हैं, क्वेश्चन पेपर लिए खड़े हैं। मतलब इतने दिन तक तो क्या करते रहे हो? जब चीज़ों को आराम से पढ़ना है, तब इधर उधर दिमाग लगाना है। चलिए, अगला है संवेग। हमारे संवेग, हमारे इमोशन जो है वो स्मृति को बहुत प्रभावित करते हैं। संवेग, जैसे कुछ संवेग दिए मैंने, भय दिया, क्रोध, प्रेम, घृणा, दुख, ये मुख्य संवेग हमने यहाँ लिख दिए हैं। अगर हम बहुत डरे सहमे से हैं, तो उस टाइम अगर हमें कोई चीज़ सिखाने का प्रयास किया जा रहा है या हम कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो शायद तो हम नहीं सीख पाएंगे। जैसे हमें कोई व्यक्ति है, जंगल में भटक गया है ना, और वो इतना ज़्यादा डर गया कि शाम होने लगी है और भयानक जंगली जानवर वहाँ रहते हैं। अब उसका मुख्य जो उसकी प्रायोरिटी है वो ये है कि हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलें। अब वो बाहर तो निकल आया, उससे पूछा जाए कि तुम किस रास्ते से गए, तो क्या उसको याद होगा?
नहीं याद होगा, क्योंकि यहाँ क्या संवेग उसके ऊपर हावी था। क्रोध, जब आप गुस्से में होते हो, मूड खराब हो गया, कॉलेज आ गए, ट्यूशन आ गए, या मम्मी ने कहते पढ़ते नहीं हो सारा दिन, पढ़ने के लिए बैठ गए, तो उस समय क्या तुम अपनी स्मृति में कोई चीज़ फिक्स कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से प्रेम, अगर आप बच्चों को ज़्यादा लाड़ दुलार किया जा रहा है तो भी उनके दिमाग में जल्दी कोई चीज़ सेट नहीं होती है। इसी तरीके से घृणा है, दुख है, यानी संवेग मुख्य कारक के रूप में होते हैं जो हमारी स्मृति को प्रभावित करते हैं। अगला है तत्परता। हम कितने तत्पर हैं अपने कार्य के प्रति। जितने तत्पर होंगे उतना इंटरेस्ट होगा, जितना इंटरेस्ट होगा उस तो ध्यान जनरेट होगा, ध्यान होगा तो अधिगम होगा, अधिगम होगा तो स्मृति होगी। सीखेंगे तभी तो हम उस चीज़ को धारण कर पाएंगे, तभी तो उस चीज़ का पुनः स्मरण कर पाएंगे, तभी तो उसको वर्तमान में यूज़ कर पाएंगे ना। तो एक पूरा मानसिक क्रियाओं का चेन सिस्टम है तत्परता। अगला कारक है अभिप्रेरणा। जितना ज़्यादा मोटिवेट होंगे, जितना ज़्यादा आप अभिप्रेरित होंगे, उतना ही ज़्यादा आप जल्दी सीखेंगे और जल्दी धारण करेंगे, जल्दी स्मरण करेंगे और जल्दी पुनरुत्पादन एक शब्द है रुचि के अंतर्गत आता है, पुनरुत्पादन। उतनी ही जल्दी आप पुराने अनुभवों को नए अनुभवों से जोड़ करके आप कार्य को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रभावित करने वाले कारक। एक है अधिगम की विधियाँ, कि हम किस तरीके से किन किन विधियों के द्वारा अधिगम कर रहे हैं, किन किन विधियों से हम सीख रहे हैं। हमारा ये भी डिपेंड करता है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अधिगम की विधियाँ, ये भी एक प्रभावी कारक है जो स्मृति को प्रभावित करता है। देखिए, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो स्मृति को बढ़ा सकते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि तो मैडम स्मृति को बढ़ाया कैसे जाए, या हम बच्चों की स्मृति लेवल को कैसे बढ़ाएं। तो उसमें जो सबसे पहला तत्व है वो है आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर। यानी आपको चीज़ों को समझने के लिए आपके अंदर जितनी इच्छा होगी उतनी ही ज़्यादा आसानी से आप चीज़ों को सीख पाएंगे और धारण कर पाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी इच्छा शक्ति। कोई चीज़ ज़बरदस्ती आपसे कराई जाए, यानी किसी के अंदर एक खिलाड़ी, एक क्रिकेटर बनने के गुण नहीं है लेकिन उसको ज़बरदस्ती बनाया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो आपके बड़े बड़े स्टार हैं उनके बेटे में वो क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर पावर होती है कि वो अपने बेटे को लॉन्च करते हैं कि चलो मेरा नाम, मेरा फेम लेकर के वो उनका जो बेटा है वो सक्सेस हो जाता है। तो बच्चे के अंदर विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन किसी दूसरा ऐसा कारक, कोई ऐसा प्रभावी व्यक्ति जो है जिसके प्रभाव के कारण वो व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगता है। तो एक स्वयं कार्य करना होता है और एक ज़बरदस्ती किसी से कार्य करवाना होता है। तो मेन होता है आपकी इच्छा शक्ति। आपकी अपने विषय वस्तु के प्रति जितनी इच्छा शक्ति होगी उसी हिसाब से हमारी स्मृति का निर्माण होता है। अगला है एकाग्रता। सबसे मुख्य है क्या? एकाग्रता। अगर आपको अपनी स्मृति को सही करना है तो सोने से पहले आधा घंटा दीजिए आप। किस चीज़ के लिए? रिकॉल करने के लिए। आपने पूरे दिन में क्या क्या किया, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अगर आप अपना मूल्यांकन कर लेते हैं और इस क्रिया को आप 21 दिन तक दोहराते हैं। मैंने आदत का बताया कि आदत जो है वो 21 दिन के बाद ही बनती है और 21 दिन के बाद ही छूटती है। तो 21 दिन तक आप करिए, उसके बाद तो आपकी आदत हो जाएगी, उसके बाद तो आप अपने आप करने लगेंगे। 21 दिन आपको शाम को रूटीन करना है कि आपको आधा घंटे रिकॉल करना है, पूरे दिन का अपने रूटीन का करना है कि सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया है। इससे क्या होगा? आपकी स्मृति जो है वो अच्छी होगी, फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको समय मिला है ना। जैसे बहुत चीज़ें होती हैं कि हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं लेकिन वो समाधान हमको नहीं मिले। जब हम रात को लेटते हैं तो हम उस समस्या के विषय में सोचते हैं तो उसका समाधान हमको मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम हम अन्य वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। जबकि दिन भर हम क्या करते हैं कि अगर समस्या है उस समस्या को भी सुलझाना है, घर के काम भी निपटाना है, ऑफिस वर्क भी निपटाना है, अगर कहीं व्यवहारिक यहाँ जाना है वो भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, ट्यूशन भी जाना है, दुनिया का बवाल कितना सारा होता है। तो ऐसे समय में हम अपनी समस्या का समाधान, हमारा आइडिया हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो उसके लिए एक बढ़िया साधन क्या होता है, जब हम शाम को, अब एक ही समस्या है ना, हमें कहीं जाना, ना ऑफिस जाना, ना घर जाना, ना कुछ करना, केवल एक ही समस्या है जिसका समाधान हमें करना है, तो उसका समाधान हमें आसानी से मिल जाता है। तो उसका जो मुख्य, एक तरीके से हम देखें तो उसका मुख्य बिंदु निकल के आया, वो क्या आया? एकाग्रता।
कि जब आप चीज़ों पर एकाग्र होते हो, ध्यान केंद्रित करते हो, तो क्या है, आपकी स्मृति जो है वो प्रभावित होती है। अगर स्मृति को बढ़ाना है तो एकाग्रता लाना होगा। कुछ समय अपने लिए निकालिए जहाँ सिर्फ आप एक ही वस्तु पर सोचिए, ज़्यादा दिमाग इधर उधर दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एकाग्रता लाएंगे तो स्मृति फास्ट होगी। अगला है प्रोत्साहन। जैसे एक बच्चा है, अब बच्चे की स्मृति को कैसे बढ़ाया जाए, तो अगर वो कोई कार्य कर रहा है, कोई भी क्लास वर्क, होमवर्क या घर का कोई वर्क उसको आप दे रहे हो, कोई प्रोजेक्ट दे रहे हो, तो अगर वो अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा, उसको प्रोत्साहित करिए कि और अच्छा करे। उससे क्या होगा कि वो फिर से अपने दिमाग पे जोर डालेगा और फिर से उस कार्य को और बेहतर करने का प्रयास करेगा। तो एक मुख्य कारक होता है क्या, प्रोत्साहन। आपने देखा होगा कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें जो टारगेट दिए जाते हैं लोगों को, जब वो टारगेट पूरा करते हैं उसके बाद उन्हें प्रोत्साहन के रूप में कोई गिफ्ट दिया जाता है या उनका नाम अनाउंस किया जाता है, उनके नाम से कोई चीज़ इशू की जाती है। तो वो क्या होता है, प्रोत्साहन होता है, ताकि वो व्यक्ति जो है वो आगे और उसी प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित हो। तो प्रोत्साहन भी हमारी स्मृति को बढ़ाता है। अगला है नवीन ज्ञान। देखो हमारी प्रकृति क्या है या मनुष्य की हेरिडिटी क्या है, नई वस्तुओं को, नए व्यक्तियों को जानना समझना हमारी हेरिडिटी है, नई चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करना हमारी हेरिडिटी है। तो ये स्मृति को भी बढ़ाता है। तो इसलिए हर रोज़ आप देखिए, जब आप सफल लोगों की कहानी को, जीवनी को पढ़ते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि ये लोग हर रोज़ 30 मिनट किताब पढ़ते हैं। किताब पढ़ने का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर वो 30 मिनट किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो कम से कम 30 वर्ड वो नए सीखेंगे, 30 वर्ड वो नए सीखेंगे। और स्मृति को बढ़ाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप नवीन ज्ञान को की खोज करते रहें। हमें नया कहाँ से मिलेगा, नया क्या देखें, नया क्या सुनें, नया क्या करें, नया क्या सोचें, ये हमारी स्मृति को बढ़ाएगा। वही घिसी पिटी रूटीन, सुबह से लेकर सुबह की रूटीन से शाम तक, सो गए फिर उठे फिर कार्य किया फिर सो गए, ऐसे स्मृति नहीं बढ़ने वाली। अगला है पुनरावृत्ति। चीज़ों को, जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं उन चीज़ों को समय समय पर उनकी पुनरावृत्ति करते रहें, उनको दोहराते रहें, तो वो चीज़ें हमारी स्मृति में दीर्घकाल तक रह सकती हैं। अगला है सार्थक अधिगम। हम जो भी सीखें ऐसा सीखें जो हमारे लिए सार्थक हो, हमारे लिए यूज़फुल हो। ऐसा न सीखो कि उल्टा कबाड़ कबाड़ दुनिया का भर लो दिमाग में, समय आने पर अगर आपके पास कोई समस्या आती तुम्हें दूसरे के पास जाना पड़े, भैया इस समस्या का कैसे सॉल्व करें, तो समझ तुमने क्या सीखा। इसलिए अपने मस्तिष्क में, अपनी स्मृति में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को रखें, सकारात्मक चीज़ों को रखें जो समय आने पर आपकी समस्या का समाधान कर सके। ये भी स्मृति को प्रभावित करने वाला एक तत्व है, स्मृति को बढ़ाने वाला है। क्या है, सार्थक अधिगम। अगला है स्मृति के अवसर। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्य दिए जाएं जिनमें उनको अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़े, अपनी स्मृति का प्रयोग करना पड़े, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन समस्याओं को उसका समाधान करे। ऐसे अवसर उनको ज़रूर देने चाहिए, यानी जहां वो अपनी स्मृति का प्रयोग कर सकें। अगला है अभ्यास। उनसे निरंतर अभ्यास जरूर कराएं। या हम लोगों को भी दैनिक जीवन में जो भी हम सीखते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस पर अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अगला है रुचि और ध्यान। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होगा, हमारा ध्यान होगा, वो चीज़ें जो है हमारी स्मृति में जल्दी आ जाएंगी, वो हमारी स्मृति को बढ़ाएंगी। और अगला है सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण वरदान, इसको कहें क्या, अभिप्रेरणा। बिना मोटिवेशन के जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभिप्रेरणा बहुत इम्पॉर्टेंट कारक है। चाहे स्मृति हो, चाहे अधिगम हो, चाहे रुचि हो, चाहे ध्यान हो, कोई भी चीज़ हो, बिना अभिप्रेरणा के हम कोई कार्य अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा मोटिवेट रहें, सीखते रहें, स्मृति को बढ़ाते रहें। उम्मीद करते हैं स्मृति का आज का जो ये 2 दिन का लेक्चर है वो आपके समझ में ज़रूर आएगा। प्रयास करें कि अपने स्मृति लेवल को बढ़ाएं, अच्छा सीखें, सार्थक सीखें, जिससे आप आगे भावी परीक्षाओं में अच्छा योगदान कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।